हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रंस मैथमेटिक क्लासेस में। अब हम देखने वाले हैं बाबू वास्तविक संख्या का जो नया हेडलाइन है जिसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसको देखेंगे लोग और इसका उपयोग हम लोग वास्तविक चैप्टर के किन किन टॉपिक्स में करते हैं इनको देखेंगे लोग। सबसे पहले हम जानेंगे लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता क्या है। देखिए, सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के घातों के रूप में व्यक्त में किया जाना या लिखा जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इनके कहने का सेंटेंस है कि कोई भी आप एक भाज्य संख्या लीजिए और उसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जब उसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आप उसी उनके घातों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जो आप लिखिएगा वो अद्वितीय होगा, यानी कि एक बार जो आप लिख दिए तो आप किसी मेथड से उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान के चलिए, देखिए बाबू ये 48 जो है 48 जो है ये आपका बाबू भाज्य संख्या है और आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ये हम लोग बचपन में ही सीखे थे। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24, फिर 2 से ये जाएगा तो हो जाएगा वो 12, फिर 2 से आएगा तो हो जाएगा 6, फिर 2 से आएगा तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 से 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 48 को ऐसे 2 2 2 2 और 3। यहाँ पे जितनी बार था, अब देखिए इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 3 कितना बार है बाबू, 1 बार है। तो देखिए हम बाबू भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। अब ये स्टेटमेंट यही कहता है कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनफल के आने वाले क्रम के में अद्वितीय होता है। जैसे मान के चलिए बाबू, अगर आप 3 को यहां पे रख दिए और 2 को यहां से वहां रख दिए, या इस 2 को उधर या इस 3 को इधर, मतलब इस क्रम को आप कहीं भी फिक्स करते हैं तो इस घात के ऊपर कोई भी इफेक्ट प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है बाबू कि आप अगर 48 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इनके घात के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। होपफुली आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं लोग। और क्रैश कोर्स चल रहा है, आपके मन में जो भी सवाल है आप चाहते हैं हम आपके लिए जो लाएं, आप हमको बताइए। देखिए, इसका प्रयोग करके हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू हम जानने वाले हैं, जिसका नाम है HCF और बाबू LCM। ठीक है बाबू, होपफुली आप लोग इसे क्लास 8 या 7th 8 में पढ़ लिए होंगे लोग, लेकिन फिर भी अब आपके कक्षा में है तो हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपको 2 संख्या देगा, ठीक है बाबू, तो आपको 2 संख्या देगा। मान के चलिए एक देता है 26, ठीक है, और आपको देता है 99 और बोलता है कि इसका LCM और HCF निकालिए। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये संख्या ना दे के कोई और संख्या दे, लेकिन प्रोसेस एकदम सेम होगा। आपको 2 संख्या देगा और बोलेगा इसका HCF और LCM निकालिए। कुछ नहीं करना है बाबू, पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 26 लिखेंगे बाबू और इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो देखिए 26 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ध्यान से देखा तो देखिए 2 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया और फिर 13 यहाँ पे 1। ठीक, इसके सामने हम इसको लिख देंगे, क्या होगा 2 गुणे 13। वैसे ही 91 का हम लोग करेंगे बाबू। 91 का जब हम करेंगे लो बाबू तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिए तो 91, ये तो एक 13 जाएगा और 7 एकम 13 7 91 7 एकम 7। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक, इसके सामने इसको हम लिख देंगे लो, कितना हो जाएगा 13 गुणे 7 हो गया। तो देखिए हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिए क्योंकि हम इसको इस प्रोसेस से बना रहे हैं। अब हमको इसी प्रोसेस का उपयोग करके HCF और LCM ज्ञात करना है। आपको 2 कोई भी संख्या दे और बोले कि इसका HCF और LCM ज्ञात करिए, आपको कुछ नहीं करना है, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। आप अभाज्य गुणनखंड जैसे ही करिएगा तो सबसे पहले मान के चलिए आपको निकालना है LCM। तो आपको LCM निकालने में किन बातों का ध्यान देना है, जो आपको 2 संख्या का अभाज्य गुणनखंड दिख रहा होगा उनमें देखना है, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो। LCM के टाइम में कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, इसका नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई।
तो देखिए इसमें क्या होता है, देखना है ये कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, और घात सबसे ज्यादा होना चाहिए। एलसीएम में घात सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो कॉमन हो ना या ना हो उसको लिख देना है। जैसे मान के चलिए ये 13 हो गया, 13 दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे, 13 हो गया, 7 हो गया और आपका 2 हो गया। ये बाबू आप आपस में गुणा करके यहां पे लिख देंगे, इसका एलसीएम हो गया। अब हम बात करते हैं बाबू एचसीएफ की। तो एचसीएफ में वो कहता है कि सबसे कम घात वाला, हाईएस्ट नाम है लेकिन सबसे कम वाला आपको लेना है, और वही लेना है जो दोनों में कॉमन है। यानी देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है, नहीं लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 13 दोनों में है, और मान के चलिए यहाँ पे 13 का पावर 3 रहता है, यहाँ पे 13 का पावर 2 रहता, तो आप किसको लेते? कम वाले को। भले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन आप किसको लेते? ज्यादा पावर वाले को, कम पावर वाले को? कम पावर वाले को। ध्यान से बात को समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 13 का दोनों का पावर 1 है तो हम किसी को भी एक ही वाले लेंगे। ध्यान से समझिए, ये आपका 13 हो गया। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे किसी संख्या का फैक्टर दिया होता 19 गुणे 12 गुणे 13 का पावर 6, और यहाँ पर किसी संख्या का फैक्टर दिया होता बाबू 16 गुणे 13 का पावर 9 गुणे 11, और बोलता है कि इन दोनों में से आपका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करते? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिखते एलसीएम बराबर, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं बाबू, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या? आपको फैक्टर या कॉमन से कोई मतलब नहीं है, आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे हाईएस्ट घात किसका है। तो देखिए तो बाबू यहाँ पर 13 का पावर 9 है, यहाँ पर 13 का पावर 6 है, तो आपको 13 का पावर 9 को लेना है। बहुत बढ़िया, 13 का पावर 9 को ले लिए। अब देखिए 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, उसको भी लेना है। एलसीएम में उसको भी लेना है। अब देखिए इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, उसको भी लेना है। अब देखिए इसमें 12 है लेकिन उसको भी लेना है, और इसको भी लेना है। लेकिन अब जब हम बात करेंगे बाबू एचसीएफ की, तो आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। तो देखिए बाबू 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, लेकिन 13 का घात यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 13 घात 9 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भले ही हाई बोला है लेकिन लेगा लो वाले को। सबसे पहले ध्यान देना है, एचसीएफ का बात जब भी करेगा तो आपको देखना है कॉमन कौन है। मान के चलिए दो कॉमन है, एक 13 का पावर 6 है और 13 का पावर 9 है, तो जो ज्यादा वाला होगा उसको नहीं लेंगे, जो कम वाला होगा उसको लेंगे। यानी कि पहले देखना है हमको एचसीएफ के लिए कॉमन कौन है, और जिस कॉमन में जिसका पावर कम होगा उसको हम ले लेंगे। यानी कि हमारा 13 का पावर 6 हो जाएगा। हम बस एग्जांपल समझाने के लिए आपको दिए थे। होपफुली आप में इस वाले टॉपिक को समझ गए होंगे लोग। चलिए अब आगे देखते हैं लोग। हाँ तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं इसके आखिरी टॉपिक को। जैसे यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव और कभी कभी शॉर्ट टाइप में भी पूछ देता है 2 मार्क्स का। इसमें क्या होता है बाबू, आपको 2 संख्या दिया होगा, इसके बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, शॉर्ट टाइप में आता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो मैंने संख्या उतारा है वही बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसके जगह पे कोई और भी संख्या दे सकता है, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा एकदम सेम होगा। जैसे आपको बता दें हम, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और कभी कभी शॉर्ट में भी देता है। जैसे आपको मैं दे दूं, एचसीएफ बराबर यहाँ पर दिया है 306,657 बराबर 9। एचसीएफ का मान आपको दे दिया है और एलसीएम बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 9, ठीक है। हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। आपको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए तो आपको जो 2 संख्या है उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो आपका 2 संख्या कौन है, 306 इंटू में 657 बराबर है, तो बराबर, और एचसीएफ का मान आपको पहले से कितना दिया है बाबू, 9, गुणा है तो गुणा, और एलसीएम का मान आपको पता करना है।
एलसीएम का मान आपको पता करना है, तो ये जो गुणा में 9 है इसको बराबर के इस साइड जब भेजेंगे तो ये बाबू भग्गा में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 306 गुणे 657 और बट्टा में हो जाएगा 9। हम इसको काट पीट करेंगे, जैसे कि 9 एकम 9 और यहाँ पर हो जाएगा नेट 9 3 27, इसमें से बचेगा बाबू कितना आपका 3। तो यहाँ इसमें 3 बचेगा, 3 जाएगा तो 9 चौके 36, 34 में इससे हम जब गुणा करेंगे तो हमारा मान मिल जाएगा, यानी कि 657 में जब हम 34 से हमको गुणा करना है, 34 से जब गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 के 8 हाथ सिंधु, 5 चौके 20, 20 दो 22 के 2 हाथ सिंधु और 6 चौके 24 24 और 24 दो आपका हो जाएगा यहाँ पे 26, 7 तरीके 21 के 1 हाथ सिंधु, 5 3 15 15 17 के 7 हाथ सिंधु 1 और आपका बाबू 6 3 18 1 19। हम सबको जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 6 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा 22 338 हमारा यहाँ पे कट पीट के आंसर आएगा बाबू। यहाँ पे एलसीएम रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो 9 था अपने भाग में दे दिया है, तो यहाँ पे कितना है 22 338 बराबर एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 22 338 और ये बाबू हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहां से लेके यहां पर आने में कोई मेथड नहीं है, बस आपको इसको याद रखना है और प्रोसेस को देखना है। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे एग्जाम में आपको नंबर बदल दे, लेकिन नंबर बदलने से आपका तरीका थोड़ी बदलेगा, आपका तरीका एकदम सेम रहना चाहिए। ठीक है बाबू, तो ये आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है और इस पे ये जो एग्जाम में आता है मैंने आपको ये बता दिया। हो सकता है मैं बार बार बता रहा हूं कि कहीं एग्जाम में नंबर चेंज कर ले कि बनाने का विधि वो चेंज नहीं होगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चैनल पे क्लास 10 कक्षा का साइंस और मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी तो मैं केवल मैथ्स कर रहा हूं, लेकिन कल से साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो लाया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आपके जितने भी भाई बंधु हैं, आपके मित्र सखाए लोग, उनके पास इस वीडियो को भेजिए ताकि इस वीडियो का, इस बैच का फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।